हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस टॉपिक को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीट में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो डिटेल में नीट लेवल तक के स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में पूछे जाने वाले हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो टेस्टिस की बात करते हैं। और जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऐसा सेक्स ऑर्गन जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करे और जो गैमीट भी प्रोड्यूस करे। अब चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और गैमीट ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। यानी कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म अगर हम टेस्टिस के लोकेशन की बात करें, कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होता है एक पाउच के अंदर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। लेकिन पूरे लाइफ टाइम में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ स्पैन में ये स्क्रोटम में ही लोकेटेड होगा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं जो गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, वो 9 महीने की होती है। और इस 9 महीने की प्रेगनेंसी में पहले के 7 महीने तक ये स्क्रोटम में नहीं रहता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। जब 7वां महीना आता है तब ये एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में चला जाता है। यानी एनसीईआरटी में जो लाइन दे रखी है कि इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, तो ये बात 7वें महीने के बाद से सही होगी। पहले के 7 महीने तक तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। 7वें महीने में जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो ये डिसेंड कर जाता है एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम के अंदर। अब स्क्रोटम में जाने का क्या फायदा है? स्क्रोटम में जाने का फायदा यह है कि स्क्रोटम में इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री कम रहता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहता है, 2 से 2.5 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से। तो इससे क्या फायदा होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में नहीं जाएगा तो इसको कम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और कम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही मैंने बोला कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में चला जाता है, तो अगर मान लीजिए कि ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये हमारा स्क्रोटम है, ऐसा मान लेते हैं हम। एब्डोमिनल कैविटी से निकल के ये स्क्रोटम में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में कोई ना कोई कैनाल होना चाहिए, और इसी कैनाल के हेल्प से जो हमारा टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में चला जाएगा। इस कैनाल का नाम क्या है? इस कैनाल का नाम है इंग्विनल कैनाल। ये है इंग्विनल कैनाल। अब ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में टेस्टिस जाएगा तो किसी ना किसी कैनाल से होते हुए जाएगा, कोई ना कोई तो पाथ होगा ही। तो उस पाथ का नाम है इंग्विनल कैनाल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिक करना चाहिए वो ये है कि ये क्यों चला जाता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलता है। तो स्क्रोटम में ऐसा क्या है जो ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर रखता है? तो स्क्रोटम में एक मसल पाई जाती है जिस मसल की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट होता है।
कौन सी मसल है? स्क्रोटम में एक मसल पाई जाती है जिस मसल का नाम है डार्टस मसल। ये डार्टस मसल ही है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है। ठीक है, तो ये डार्टस मसल की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में आ जाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं, जैसे मान लीजिए निकल के ये यहाँ पे आ गया, तो अब हमारा जो टेस्टिस है वो यहाँ है स्क्रोटम के अंदर। तो ऐसा तो होगा नहीं कि टेस्टिस स्क्रोटम के बीच में कहीं हवा में झूल रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्टिस है और स्क्रोटम है इनके बीच में कुछ कनेक्शन होगी, तभी तो ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रुका रहेगा, नहीं तो ये हवा में कैसे झूलेगा। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये कुछ इलास्टिक फाइबर्स के हेल्प से होती हैं, ग्रुप ऑफ फाइबर्स होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन ग्रुप ऑफ फाइबर्स को हम कहते हैं मीसोरकियम, या इसका दूसरा नाम और होता है, इसे कहते हैं गबरनैक्यूलम। मीसोरकियम या गबरनैक्यूलम क्या है? वो नेटवर्क ऑफ फाइबर जो कि टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में होता है, यानी कि टेस्टिस को एक सर्टेन लोकेशन पे मेंटेन रखता है। तो अभी तक केवल 2-3 बातें हो गई, जहां पे हमने डार्टस मसल को देख लिया, वो मसल जो कि टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, मीसोरकियम या गबरनैक्यूलम वो नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर रखता है। ठीक है, और तीसरा इंग्विनल कैनाल जिसके हेल्प से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में आ जाता है 7th मंथ में। अगर ऐसा हो कि एक या दोनों ही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में ना जाएं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो स्क्रोटम ही प्रोवाइड करता है। तो अगर एक या दोनों ही टेस्टिस ना आ पाई तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा। एक ना गई तो चलिए चल सकता है, बट अगर दोनों ना गई तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोरचाइडिज्म। ये क्या है? वो कंडीशन है जहां पर स्पर्म या टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकल के स्क्रोटम में नहीं जा पाती है, उस कंडीशन को हम क्रिप्टोरचाइडिज्म कहते हैं। कई ऐसे एनिमल हैं जहां पर लाइफ टाइम एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में जाता ही नहीं है, यानी कि उनमें लाइफ टाइम एब्डोमिनल कैविटी में ही बना रहता है टेस्टिस, जैसे कि एलिफेंट में, एक्वेटिक एनिमल्स में, वेल्स में, वहां पे नहीं जाएगा कभी, तो हमेशा बना रहेगा। उसी तरह कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनमें जो ब्रीडिंग सीजन होगा सिर्फ उसी सीजन में एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस निकल के चला जाएगा स्क्रोटम में, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, और जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगा तो ये वापस उसमें चला जाएगा। जैसे कि बैट्स में, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं बैट्स, उनमें ऐसा होता है। हम लोगों में 7वें महीने तक तो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, फिर निकल के आ जाता है स्क्रोटम में, फिर वापस नहीं जाता है, पूरे लाइफ टाइम में फिर स्क्रोटम में ही बना रहता है, लेकिन पहले 7 महीने तक तो ये अंदर ही रहता है। ये हो गई। अब कुछ देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये तो बाहर की बातें हो गई। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के अगर हम लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और इसका विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसके हम शेप की बात करें तो ये ओवल शेप का होता है, राउंड या स्फेरिकल नहीं होता है, थोड़ा ओवल रहता है। ये डायग्राम है टेस्टिस का, इंटरनल स्ट्रक्चर या आप एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस कह सकते हैं। देखिए टेस्टिस के बाहर डेंस कवरिंग होती है, इतना तो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन डेंस कवरिंग का नाम नहीं दे रखा है, तो हम नाम जान लेते हैं। टेस्टिस के बाहर 3 लेयर्स होती हैं, यही वो 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनोसा, बीच में ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। ये 3 लेयर हैं टेस्टिस की, डेंस कवरिंग है,
3 लेयर्स के फॉर्म में। एनसीईआरटी में सिर्फ डेंस कवरिंग दे रखा है, नाम नहीं दिया है, बट चूंकि हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं रुकना है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमें जानना होगा। तो ये 3 नाम हमें याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये देखिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो बनाए हुए हैं ये ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये कितने होते हैं? 1 2 3 पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 होंगे तो 250 इंटू 3 यानी कि 750 टोटल होंगे। तो हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 750 से 1000 ये एक रेंज होता है टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, 700 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं उनमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसे हम एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी सेल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं नर्स सेल, या इसका दूसरा नाम है सर्टोली सेल्स। देखिए सारे ही नाम याद रखने पड़ेंगे, अगर 2 नाम है तो दोनों रखना पड़ेगा याद। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। हम जानते हैं टेस्टिस के 2 काम हैं, स्पर्म बनाना और हार्मोन बनाना। तो स्पर्म बनाना वाला काम जो है वो कौन करेगा? मेल जर्म सेल करेगा। दूसरा सर्टोली सेल या नर्स सेल, ये डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करेगा, क्योंकि भाई स्पर्म बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसको नरिशमेंट भी चाहिए। कौन देगा? नर्स सेल या सर्टोली सेल। ये दोनों ही सेल पाए कहां जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको एक स्पेस दिख रही होगी, थोड़ा सा बड़ा बना लें। मान लीजिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और उसके अंदर ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अब टेस्टिकुलर लोब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आप देखिए स्पेस है, चारों तरफ है, इधर से भी है, ये देखिए ये स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स होंगी, कौन सी सेल? इंटरस्टिशियल सेल्स। स्पेस का भी नाम वही है, सेल का भी नाम वही है। स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें सेल्स पाई जाएंगी इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, या इस सेल का एक नाम और है, इसे हम कहेंगे लेडिग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स, ये क्या करेंगी? ये एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा ये? एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस के 2 काम, स्पर्म प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मेल जर्म सेल। हार्मोन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लेडिग सेल्स। दोनों काम, दोनों फंक्शन, सेल्स भी क्लियर हो गए। लेयर्स मैंने आपको बता दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, लेकिन हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रेट मिल रहा है आपको। इस स्ट्रेट पोर्शन को हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है वो सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह आके मिल जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं लैबिरिंथ ऑफ ट्यूब। एनसीईआरटी में लैबिरिंथ टर्म यूज किया है। लैबिरिंथ का मतलब होता है नेटवर्क। तो जब कई सारे ट्यूब मिलेंगे तो नेटवर्क तो बना ही लेंगे। उस नेटवर्क या उस लैबिरिंथ को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस से 10 to 20 10 से 20 ट्यूब निकलते हैं जिन्हें हम वासा इफरेंशिया कहते हैं।
और ये 10 से 20 ट्यूब ऐसा नहीं कि नीचे से निकलेंगे, ऊपर से ही निकलेंगे, डॉर्सल अपर पोर्शन से निकलते हैं। और ये सारे ट्यूब कनेक्ट किससे हो जाते हैं? एक ट्यूब से, जिन्हें हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के। सबसे ऊपर का पार्ट देखिए थोड़ा सा ज्यादा कॉइल्ड दिख रहा होगा, फिर मिडिल है और लास्ट में सबसे कम कॉइल्ड है। अपर पोर्शन को कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, बीच वाले को कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस और सबसे नीचे वाले को कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। तो 3 पार्ट, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस। तो ये सारे टर्म हैं जो हमें याद रखने चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में। इससे ज्यादा नहीं है कुछ और इससे ज्यादा आपके आएगा भी नहीं। एपिडिडाइमिस जब आगे बढ़ जाएगा तो वास डिफरेंस में लीड करेगा। वो जो सारा पार्ट है वो आपके एक्सेसरी डक्ट का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमें इतना याद रखना पड़ेगा, फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से सेल हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ये मोर देन सफिशिएंट है, नीट में इसके बाहर का नहीं आएगा फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे फिर कहूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।